नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है रूबिका लियाकत। नमस्कार। जल्लीकट्टू को लेकर तमिलनाडु में प्रदर्शन हिंसक हो गया है। राज्य के कई जिलों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें आई। तमिलनाडु विधानसभा में जल्लीकट्टू बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। बहुत खुश हूँ कि उनका परिरक्षण हुआ है और तमिलनाडु के लोग जो पूरे आके एक उन्होंने आंदोलन किया, मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसके बावजूद प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारी मुद्दे का स्थायी समाधान चाहते हैं। जल्लीकट्टू पर सुलग रहा है तमिलनाडु। प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं लोग। कई गाड़ियों में लगाई आग तो कहीं पुलिस से झड़प। जल्लीकट्टू पर अब जंग क्यों? पिछले एक सप्ताह से मरीना बीच पर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने हटाना शुरू किया तो भीड़ का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद आइस हाउस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस स्टेशन पर पत्थर भी फेंके। पुलिस ने मरीना बीच जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया और प्रदर्शनकारियों से मरीना बीच से हट जाने को कहा है। Basically, we are talking to the representatives of the agitators only. Now, I think we are trying to find out who is representing the current set of agitators and trying to talk to them. चेन्नई के अलावा मदुरई के अलंगनल्लूर में प्रदर्शन के दौरान भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। यहाँ भी प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कोयम्बटूर में भी पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरन हटाया। फेब 1 को इन्हें जल्लीकट्टू को ऑर्गेनाइज करने का अवकाश मिल रहा है। प्रोटेस्टर्स जो अलंगनूर से नहीं है और कई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु से आए हैं, उन्हें इस बात से खुशी नहीं है और वो प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी कारण पुलिस ने लाठीचार्ज को रिसोर्ट किया। चेन्नई में प्रदर्शन के दौरान जी मीडिया की ओबी पर भी हमला हुआ। कुछ असामाजिक तत्वों ने जी मीडिया की ओबी वैन के शीशे तोड़ दिए और जी मीडिया की टीम पर हमला करने की कोशिश की। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को सही ठहराया है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार को जल्लीकट्टू का स्थायी समाधान खोजना चाहिए। अनपढ़ लोग लगते हैं ये सारे जो प्रोटेस्टर्स, बिकॉज ये कहते हैं ये टेम्पोररी है। अरे क्या लॉ कैसी टेम्पोररी हो सकती है? लॉ इज परमानेंट अनलेस इट इज रिपील्ड। संवेदना पूर्वक तरीके से बगैर किसी प्रकार की क्रूएल्टी के कैसे इस पूरे मामले का एक बैलेंस्ड हल निकाल सकते हैं, ये सरकार की जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने डीजीपी और होम सेक्रेटरी के साथ राज्य के ताजा हालात पर चर्चा की। सुपरस्टार रजनीकांत ने लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है। साल 2014 में पेटा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर बैन लगाया था। तभी से ये मामला गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी ने आज यूपी चुनाव के लिए 37 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। साथ ही पुरानी लिस्ट में से जो 3 नाम थे उन्हें बदल भी दिया। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ कैंट से मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को उम्मीदवार बनाया है, जो बीजेपी उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी को टक्कर देंगी। रीता बहुगुणा जोशी ने चुनाव में जीत का दावा किया है। मैंने बहुत मेहनत की अपने क्षेत्र में और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पार्टी की बहुत जबरदस्त वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हैं, तो ये चुनाव बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। फिर भी हम पूरी मेहनत करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस से गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी ने पहले जारी की गई लिस्ट में भी अहम बदलाव किए हैं। विधानसभा क्षेत्र संख्या 174 लखनऊ मध्य श्री रविदास मेहरोत्रा। विधानसभा क्षेत्र संख्या 175 लखनऊ कैंट श्रीमती अपर्णा यादव। बीजेपी ने अब तक यूपी चुनाव के लिए 304 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी अब तक 246 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद कांग्रेस ने भी 41 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीएसपी ने 400 से ज्यादा सीट पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं।
इसके अलावा बीएसपी ने भी 3 प्रत्याशियों को बदला है। सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र से गुफरान अहमद के स्थान पर अब्दुल शाहनवाज खां को प्रत्याशी बनाया गया है। जनपद लखीमपुर खीरी की श्रीनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी रामशरण की जगह मीरा बानो को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि फर्रुखाबाद के कायमगंज में अमित कुमार कठेरिया की जगह सुरभि, जो पत्नी है अजीत सिंह की, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर मुहर लगने के बाद से सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि नरेश अग्रवाल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन नरेश अग्रवाल सामने आए और अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और खबरों को छवि खराब करने की कोशिश करार दिया। देखिए, पूरी बेसलेस है और ये मुझको डैमेज करने का प्लान किया जा रहा है। मुझे लगता है इसमें वो लोग हैं जो जिंदगी भर पॉलिटिक्स में न्यूसेंस का काम करते रहे हैं। मैं पूर्णतः समाजवादी पार्टी के साथ हूँ और इस खबर का खंडन करता हूँ। समाजवादी पार्टी में घमासान के वक्त नरेश अग्रवाल लगातार अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े रहे थे। नरेश अग्रवाल 7 बार यूपी के हरदोई से विधायक रह चुके हैं। 1989 तक नरेश अग्रवाल कांग्रेस से जुड़े थे। कांग्रेस के बाद नरेश अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में बेटे को टिकट नहीं मिलने पर नरेश अग्रवाल बीएसपी में शामिल हो गए। 2011 में बीएसपी प्रमुख मायावती ने नरेश अग्रवाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा समाजवादी पार्टी का दामन थामा। 1989 में कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले नरेश अग्रवाल दोबारा पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर दोबारा 1997 में कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे पर शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस की ओर से टिकट नहीं मिलने से नाराज आयेंद्र शर्मा के समर्थकों ने आज देहरादून में कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर जमकर हंगामा किया, कुर्सियां उठाकर पटकी। कल भी कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही टिकट कटने से नाराज कांग्रेस नेता नवीन बिष्ट के समर्थकों ने कांग्रेस दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की और पार्टी मुख्यालय पर लगे पोस्टर भी उखाड़ दिए थे। आज नहीं तो कल हरिद्वार करेंगे, परसों लक्सर करेंगे, पूरे उत्तराखंड में ये हल्ला मचता ही रहेगा। देहरादून की सहसपुर सीट से आयेंद्र शर्मा की जगह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को टिकट दिया गया है। लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने रविवार को उत्तराखंड में 63 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस के नाराज नेताओं ने बीजेपी छोड़कर आए नेताओं को तवज्जो दिए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की लिस्ट में बीजेपी छोड़कर पार्टी में आए 4 बागियों को टिकट मिला है। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे को लेकर जारी घमासान के बीच कांग्रेस ने आज गोवा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की परेड में कोई चूक ना रह जाए, इसके लिए आज विजय चौक से लाल किले तक फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान हिंदुस्तान के गणतंत्र की गौरव गाथा देखने को मिली। राजपथ पर वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने अपना दमखम दिखाया। सेना के बेड़े में शामिल जंगी हथियारों का भी प्रदर्शन राजपथ पर किया गया। महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर, गुजरात से लेकर असम तक कई राज्यों ने अपनी संस्कृति की झलकियां पेश की। अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस भी दी। मोटरसाइकिल पर मिलिट्री पुलिस का करतब भी हैरान करने वाला रहा। गणतंत्र दिवस की परेड में इस साल यूएई के 40 सैनिक हिस्सा लेंगे। एनएसजी के जवान पहली बार परेड में हिस्सा लेंगे, वहीं आर्मी की स्पेशल फोर्स का दस्ता नहीं दिखेगा। गणतंत्र दिवस पर अबू धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। यूपीआई और भीम ऐप के जरिए कैशलेस ट्रांजैक्शन की लाइव प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी। फुल ड्रेस रिहर्सल विजय चौक से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट, बहादुर शाह जफर मार्ग होते हुए लाल किला पर खत्म। गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते दिल्ली में आज लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर के लोगों को सुबह सुबह ऑफिस या कारोबार की जगह पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक का बुरा हाल रहा। खासतौर पर ईस्ट दिल्ली और नोएडा से सटे इलाकों में गाड़ियां रेंग रही थी। नोएडा एक्सप्रेसवे पर महामाया फ्लाईओवर के पास, मयूर विहार फेज 1 और NH24 पर भारी ट्रैफिक जाम रहा। इसका जो मुख्य कारण है, ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि दिल्ली में आज परेड है, 26 जनवरी की जो रिहर्सल है उसके चलते कुछ रास्ते जाम है, जिसके चलते एकदम से प्रेशर नोएडा पर आ गया और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के दूसरे इलाकों से भी लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। फुल ड्रेस रिहर्सल परेड की वजह से कई रूट डाइवर्ट किए गए और यही जाम की मुख्य वजह रही। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दिल्ली में पीक आवर्स में कई जगह पर वाहनों की रफ्तार 10 किलोमीटर तक रह जाती है। आंकड़ों के मुताबिक पीक आवर्स में एक सिग्नल को पार करने में गाड़ियों को 11 मिनट से ज्यादा का समय लग जाता है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 8 जंक्शन पर रोजाना जाम के कारण 40,000 किलोलीटर ईंधन बर्बाद होता है। परेड के रिहर्सल का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ा। दिल्ली का हवाई मार्ग सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:15 बजे तक बंद रहा। दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार कार ने एक शख्स की जान ले ली। हादसे के 12 घंटे बाद पुलिस ने 24 साल के आरोपी शोएब कोहली को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली आईटी के पास एक BMW कार ने वैगन आर टैक्सी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैगन आर के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक आउटर रिंग रोड पर कालकाजी से वसंत विहार की ओर जा रही तेज रफ्तार BMW कार पे काबू हो गई और उसने पीछे से वैगन आर को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वैगन आर कार के परखच्चे उड़ गए। जो BMW कार जो ऑफेंडिंग व्हीकल है जो पीछे से उसको टक्कर मारा था, उसके गाड़ी के नंबर से उसके ओनर का ट्रेस करके हमें ये मिला कि उनका बेटा शोएब कोहली 24 साल का वो गाड़ी को कल ड्राइव कर रहा था, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है। अंदाजा लगा सकते हैं इस वैगन आर को देख के कि इसका एक्सीडेंट कितना जोरदार था और उस वक्त BMW कार की स्पीड कितनी होगी। हादसे में जान गंवाने वाला नजरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। नजरुल परिवार में अकेला कमाने वाला था। मेरे चाचा ससुर जब मेरे पास गई रात को 1 बजे, तब मुझे पता चली। मैं तो मेरी बेटी को लेकर सो रही थी और मुझे इसे कुछ पता नहीं था। हमारे कमाने वाला एक ही था। अब मेरे पास 2 बच्चे हैं, हम क्या करेंगे। हादसे के बाद BMW चला रहा व्यक्ति मौके से फरार हो गया। BMW गाड़ी चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है। हम आपको बता दें, अगर कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपको अक्सर ध्यान रखनी चाहिए जब आप सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं या आप किसी के साथ हैं। ज्यादातर सड़क हादसे तेज रफ्तार की वजह से होते हैं, इसलिए स्पीड अपनी लिमिट क्रॉस करने से बचें। अपनी गाड़ी को हमेशा लेन में ही चलाएं, क्योंकि अक्सर हादसा लेन बदलते वक्त ज्यादा होता है। मोबाइल पर बात मत कीजिए, गाड़ी कभी मत चलाइए अगर मोबाइल पर बात कर रहे हैं। और शराब पीकर गाड़ी चलाना वैसे भी आप जानते हैं कानून के खिलाफ है। लाल बत्ती जंप ना कीजिए, सीट बेल्ट हमेशा पहने रखें। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले DND फ्लाईवे से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। DND फ्लाईवे फिलहाल टोल नहीं वसूलेगा। DND फ्लाईवे अगले 8 हफ्ते के लिए टोल फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने DND को टोल फ्री करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर रिपोर्ट दायर करने के लिए कैग ने 8 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने हामी भर दी। कैग की रिपोर्ट आने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक DND फ्लाईवे टोल फ्री रहेगा। कोर्ट ने कैग से DND फ्लाईवे को बनाए जाने में खर्च की गई रकम का ऑडिट करने को कहा है। जब से DND पर टोल वसूली बंद हुई है, जाम लगना कम हो गया है। पश्चिम बंगाल के दंगा पीड़ित लोगों ने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मदद की गुहार लगाई। स्वाधिकार बांग्ला फाउंडेशन के बैनर तले पश्चिम बंगाल के धुलागढ़ में दंगा पीड़ित परिवार दिल्ली पहुंचे। NHRC से मामले की CBI जांच की मांग की। पीड़ितों ने स्थानीय प्रशासन पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। 178 घर और ये दुकान जलाया गया था, कुछ बचा नहीं है। और इससे भी बहुत घृण घटना वहाँ पे हुआ था, वो हम बता नहीं सकते हैं चैनल पर। तो ये मुद्दे लेके हम NHRC के पास आए हैं। जी न्यूज ने धुलागढ़ हिंसा की खबरों को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मामले को लेकर जांच की मांग तेज हुई। बीजेपी ने धुलागढ़ सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जी न्यूज की खबर की क्लिप दिखाकर अवार्ड वापस करने वालों पर निशाना साधा था। साथ ही इस खबर को नहीं दिखाने को लेकर दूसरे मीडिया ग्रुप्स पर सवाल उठाए थे। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल शाम 4 बजे होगी। नमस्कार।